नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। निकाय चुनाव को लेकर फिर सरगर्मी हुई तेज। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा, भाजपा के पास नहीं है कोई विजन, महंगाई, बिजली और बेरोजगारी रहेगा मुद्दा। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में पकड़ाई नशीली कफ सिरप और गांजा। अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ पूर्व विधायक का अनिश्चितकालीन धरना। खबरें अब विस्तार से। नगर पालिक निगम चुनाव को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि वो बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है, वो जो बोलती है वो कभी करती नहीं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में खरीद फरोख्त और गुंडागर्दी के दम पर सरकार बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शांति का टापू है। अगर ऐसा करते हैं तो उनकी विदाई तय है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री अल्प प्रवास पर आज रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और विद्युत समस्या जैसे बिंदु चुनाव में अहम रहेंगे। हम आपको बता दें कि नगर पालिका और नगर निगम चुनाव को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। जहां पहले चुनाव महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष के सीधे जनता द्वारा किए जाते थे, वहीं अब इन पदों के लिए पार्षद अपना नेता चुनेंगे, फिर चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हो या फिर महापौर। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी विजन नहीं है। जब हम सत्ता में थे तब हम नया अध्यादेश लेकर आए थे नगर पालिका नगर निगम चुनाव का, तब इसी भारतीय जनता पार्टी ने खूब हल्ला मचाया था। इस अध्यादेश के खिलाफ राज्यपाल तक पहुंच गए। अब जब हमारी सरकार को खरीद फरोख्त करके ये सत्ता में आए तो हमारे ही बनाए कानून के अनुसार नगर पालिका एवं नगर निगम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। भाजपा के लोग उत्तर प्रदेश जिस तरीके से पंचायती राज चुनाव में धन बल और बाहुबल का उपयोग किया है, खरीद फरोख्त की है, वो मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, लेकिन गृह मंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। ये यहाँ नहीं चलेगा। अगर इस तरह करेंगे तो 2023 में देश और प्रदेश दोनों जगह से विदाई तय है। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। जब आपकी सरकार थी तो आपने एक अध्यादेश पास किया था चुनाव को लेकर कि चुनाव जो भी होंगे उसको पार्षद ही महापौर चुनेंगे। बीजेपी ने बहुत जमकर इसका विरोध किया था, राज्यपाल तक वो लोग पहुंच गए थे। अब वापस वो उसी प्रणाली पे आ रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी की कोई नीति नहीं है। बीजेपी हमेशा से जो बोलती है वो करती नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अगर कोई व्यवस्था बनाई थी तो बहुत सोच समझ के बनाई थी, और चुने हुए जनप्रतिनिधि तो चुनते थोड़ी प्रक्रिया में ज़रूर, क्योंकि अपव्यय भी होता है, बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव में, तो बहुत सारी चीज़ों पे अध्ययन करके ही ये नीति बनाई थी। देर से आई, इनको समझ में आया, पर चिंता इस बात की है कि भाजपा के लोग जिस तरह से भी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का चुनाव में हमारे सदस्यों को खरीद के, डांट के, पुलिस के बल के गुंडागर्दी करके जिस तरह से वहाँ पे जिला सरकार, ब्लॉक सरकार बनाने की कोशिश की है, वो मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और इस तरह का हमारे यहाँ कभी कल्चर नहीं रहा है। आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश में भी, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे अन्य इनके मंत्री लोग हैं, आज ही यहीं सुन रहे थे, यहीं के कुछ नेता लोग सरेआम गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये शर्म की बात है, ये हमारे मध्य प्रदेश का कल्चर नहीं है। और इस तरह का कल्चर अगर अपनाएंगे तो विदाई का समय तो 2023 में है ही, देश से और प्रदेश से दोनों जगह विदाई का समय। राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर कार्यकारी अध्यक्ष जैसी चीज़ें चल रही, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात भी हुई। अगर ऐसी स्थिति में चले जाते हैं तो फिर यहाँ पर किस तरह से नेतृत्व रह पाएगा? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किसको हमें कहाँ जिम्मेदारी देनी है, ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस पे हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम पार्टी के, हम सारे लोग कार्यकर्ता हैं। पार्टी हम सबको जो जिम्मेदारी देगी, जो हम लोगों के पास वर्तमान में जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन कर रहे हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारा, सबसे निवेदन है छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक, कि अभी हमारी सिर्फ जिम्मेदारी एक ही होनी चाहिए
कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुप्रबंधन है, कुशासन है, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की अघोषित कटौती, बहुत सारे विषय हैं। इन विषयों को लेके हमें सरकार को जगाने का काम करना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा इसी बात की आवश्यकता है। नेतृत्व पार्टी जिसको भी दे, शीर्ष नेतृत्व, हमें सबको मिलके काम करना चाहिए। कांग्रेस की गुटबाजी पे अक्सर देखिए, अब जब बहुत सारे राजा महाराजा इकट्ठा हो जाएंगे तो स्थितियां इस तरह की बनती हैं। कोई नई बात नहीं है, होती तो पहले भी थी इस तरह की लड़ाई, पर पहले आप जैसे साथी उसको दिखाते नहीं थे। अब आप सबने भी समझ लिया है, भुक्तभोगी हो गए हैं, तो अब बाहर तक खबर आ जाती है। अंतर सिर्फ इतना हुआ है। नई गढ़ी का एक मसला है, बिजली से लेके, बेरोजगारी से लेके, उनको भी मालूम है कि अभी आगे दाल, हमारी कोरोना में जो कुप्रबंधन था, आगे दाल गलने वाली नहीं है। और विधानसभा में सब क्वेश्चन लगते हैं, सवाल जवाब होता है, सत्ता पक्ष भी लगाता है, विपक्ष भी लगाता है। और विधानसभा में ही सरकार की क्या नज़रिया है, सरकार का कितना काम, कितना अच्छा ज़मीनी स्तर पे चल रहा है, वो विधानसभा सत्र में क्वेश्चन ओवर जब होता है, ध्यानाकर्षण स्थगन प्रस्ताव जब आता है, उस समय समझ में आता है कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। नशीली कफ सिरप व गांजा के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही। एक दिन में अतरैला, जनेह, हनुमानागढ़ और चाक घाट में पकड़ी गई नशीली कफ सिरप व गांजा। हम आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के निर्देशन पर एक बार फिर रीवा जिले की पुलिस ने नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। एक ही दिन में 4 अलग अलग थानों में नशीली कफ सिरप और गांजे की खेप पकड़ी गई है। नशीली कफ सिरप एवं गांजे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बीते दिवस दिन में उत्तर प्रदेश से लाई जा रही नशीली कफ सिरप को चाक घाट में पकड़ा गया। इसके बाद रात में पुलिस के द्वारा एक बार फिर घेराबंदी की गई। मुखबिर की सूचना पर अतरैला, जनेह, हनुमाना एवं गढ़ पुलिस ने घेराबंदी कर नशीली कफ सिरप एवं गांजे की खेप को आरोपियों के साथ पकड़ा है। आपको बता दें कि हनुमाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाना प्रभारी सैल यादव के नेतृत्व में अवैध नशीली कफ सिरप व गांजा तस्करों पर एक ही रात में दोहरा वार कर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गांजा तस्करी एवं उत्तर प्रदेश से नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वाले एक ही रात में दोनों तरफ से कार्यवाही कर तस्करों की कमर तोड़ दी है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से अर्टिगा कार में 23 किलो गांजा, कीमत लगभग 2.5 लाख, जबकि 60,000 कीमत की 400 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। वहीं इसी तरीके से अतरैला थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटा इंडिका कार 6 कार्टून वैसे कुल 960 सीसी कफ सिरप बरामद की गई, जिसकी कीमत 1,43,000 बताई गई है। आपको बता दें कि यह कफ सिरप इलाहाबाद से रीवा में बिक्री हेतु लाई जा रही थी, जिसे पुलिस की सतर्कता से पकड़ लिया गया और आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। इसी तरीके से अन्य थानों में भी नशे के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नशीली कफ सिरप की अधिकांश खेप उत्तर प्रदेश से आ रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। आइए सुनते हैं इस घटना के संबंध में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। जहाँ तक कोरेक्स या नशे के खिलाफ कार्रवाई है, रीवा में लगातार चल रही है और व्यापक स्तर पर चल रही है और उद्देश्य वही है कि यहाँ की युवा पीढ़ी को बचाना है, यहाँ के अपराधियों की जड़ कमजोर करनी है और नशे के कारोबार को रीवा में रोकना है। और इसी क्रम में चाक घाट में गांजा पकड़ा गया, गढ़ में कोरेक्स पकड़ी गई, जनेह में करीब 9 पेटी कोरेक्स पकड़ी गई, अतरैला में कोरेक्स की 3 पेटी कोरेक्स पकड़ी गई। दोनों जगह पे, एक जगह ऑटो जब्त हुआ, एक जगह कार जब्त हुआ। इसके अलावा आपका 3 पेटी कोरेक्स जो है हनुमाना में पकड़ी गई। हनुमाना में 27 किलो गांजा, जो कि एक ड्राइवर जो है जो गाड़ी उड़ीसा तक लेके जाता है, वो उस गाड़ी में से अपना वो गांजा लाया था, उसको बेचने की फिराक में था। उस ड्राइवर का गांजा 27 किलो गांजा 2 लोगों के साथ पकड़ा गया। ये लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं और कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी और उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से रीवा को कोरेक्स से और गांजे के नशे से मुक्त कराना है, युवा पीढ़ी को बचाना है। सर, आए दिन प्रयागराज से पुलिस आती है, तो क्या युवा पीढ़ी जहाँ से पुलिस बंद है वहाँ ना आपको जान के होगा कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें वही लोग हैं जो लोग वहाँ के भी हैं और यहाँ के भी, दोनों जगह के लोग पकड़े जा रहे हैं। एक अमित प्रजापति नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो मूलतः कोरेक्स का काम करता है और जिस व्यक्ति के साथ मिलकर काम करता है उसकी तलाश है और दोनों वहीं के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं।
अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन में दे रहे हैं कोरोना संक्रमण को निमंत्रण। रीवा के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में विगत लंबे समय से हो रही बिजली की अघोषित कटौती को लेकर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित होकर कोरोना संक्रमण को भी निमंत्रण दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि रीवा जिले भर में विगत लंबे समय से हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने बैठकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा मऊगंज मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें भीड़ भी काफी हुई है। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भीड़ कर कोरोना संक्रमण को भी निमंत्रण दिया है। हम आपको बता दें कि विगत लंबे समय से जिले भर के भीतर घोषित बिजली कटौती को लेकर लोग परेशान हैं तथा किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, जिसके चलते आज मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मऊगंज मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। कांग्रेस नेता का कहना है कि भाजपा सरकार में लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं तथा अब वो बिजली की समस्या से भी उन्हें दो चार होना पड़ता है। अघोषित बिजली कटौती के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अब कार्यवाही की मांग को लेकर वो मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम बैठे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता तब तक वो कार्यालय के सामने ही बैठे रहेंगे। प्रस्तुत है इस संबंध में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना से प्राप्त जानकारी के अंश। तब क्या करेंगे? देखिए, हम लोग सत्ता के खिलाफ हैं। जब कमलनाथ जी की सरकार थी 100 रुपये बिजली का बिल किया, बिजली पूरी तरह से 24 घंटे मिलती थी। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 साल थे, विधानसभा में मैं विधायक रहा, वो हर भाषण में ये कहते थे कि मैं 24 घंटे बिजली दे रहा हूँ, लेकिन बिजली के नाम पर सिर्फ लूट का अड्डा और किसानों को जेल भेजना, वारंट भेजना, वही उनका पुराना धंधा था। और खरीद फरोख्त करके उनने सरकार बनाई, कमलनाथ जी की सरकार गिराई। और आज जब से उनकी सरकार बनी तो मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि आज पूरी तरह से अघोषित बिजली है, अघोषित कटौती चल रही है, मनमानी बिल भेजे जा रहे हैं, किसान अलग से तड़पड़ा रहा है, उसके मोटर जल रहे हैं, सारी बातें हैं। लेकिन इस बात को अगर ये लोग नहीं मानते, आज ये अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया, अगर नहीं मानते तो हम लोग जेल भरो आंदोलन का अगला कार्यक्रम रखेंगे और उसमें हम सब ईंट से ईंट बजा देंगे। ये मेरा आप सबके माध्यम से इस विभाग को, सरकार को, सबको बताना है और सरकार सचेत हो जाए पूरी तरह से, ये हम सब आगाह करने आ जाए। आपकी मुख्य मांगें क्या है? मुख्य मांगें आज ज्ञापन में भी लिखा हुआ था और आज भी जो अघोषित कटौती बिजली 5 मिनट बिजली दे करके 15 मिनट काट देना, 10 मिनट बिजली दे करके 30 मिनट काट देना और उसमें अचानक से बिजली आने, मोटर जल जाने। आज किसानों अब भारी बारिश हो नहीं रही है, किसान उसमें भी परेशान है। धान गड़ाई का समय आ गया, पानी नहीं मिल रहा है, मोटर लगे हुए हैं, मोटर जले जा रहे हैं, समय से बिजली नहीं रही। तो अघोषित बिजली को उसको निश्चित किया जाए, जो शिवराज सिंह की मांग है। शिवराज सिंह कहते थे कि मैं 24 घंटे बिजली, वो 24 घंटे बिजली दें, अन्यथा वो ये बताएं कि मैं जनता से झूठ बोलता हूं और 24 घंटे बिजली देने में मैं सक्षम नहीं हूं, मैं सिर्फ 12 घंटे या 4 घंटे या जो भी बिजली दे रहा हूं वो निश्चित करें। ये मेरी मांग है। दूसरा, ट्रांसफार्मर जितने जले हुए हैं सारे क्षेत्र के ट्रांसफार्मर तत्काल बदले जाएँ। और तीसरा, जो केबलीकरण पूरी तरह से खराब है उसको ठीक किए जाए। और चौथा, जो विनय तिवारी का मामला है उसको या तो मुआवजा दें या तो फिर FIR लें। ये 2-4 मांगें विशेष रूप से आज रखी गई हैं। आइए इसमें शासन को और विभाग को, जो भी यहाँ पे अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी आएंगे, उनको ये आज कुछ न कुछ इसमें निर्णय लेना ही होगा। मऊगंज जिला को लेकर आप काफी दिनों से संघर्ष में थे। मऊगंज जिला को लेकर के मेरी लड़ाई थी। आपको मालूम होगा कि जब जनदर्शन यात्रा शिवराज सिंह चौहान की थी तो 229 सीटों पर उनकी जनदर्शन यात्रा हुई। अब मऊगंज में जनदर्शन यात्रा उन्होंने जानबूझ करके नहीं किया, 3 बार उनका कार्यक्रम कैंसिल हुआ, इसलिए कि हमने कहा था कि जब शिवराज सिंह चौहान आएंगे उन्हें जिला की घोषणा करनी पड़ेगी, लेकिन वो डरे और घोषणा उनको करनी नहीं थी, इसलिए वो जनदर्शन यात्रा नहीं किए। लेकिन मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ। ये आंदोलन तो चल ही रहा है, लेकिन मऊगंज में अगला आंदोलन जो होगा, जेल भरो आंदोलन, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जिले के लिए होगा और हम लोग जिले की लड़ाई
जेल भरो आंदोलन के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से, और किसी भी हालत में इस पंचवर्षीय जिला बनवा करके रहेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है और मैं समझता हूँ पूरे मऊगंज के जनता जनार्दन का ये संकल्प है और रहेगा, हमेशा रहेगा। शिवराज सिंह का कार्यक्रम होने वाला है मऊगंज में, इसको लेकर क्या कहेंगे? अगर जिला नहीं बनता तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान तो पहले बिजली की बात करें, जो वो झूठ बोलते हैं और कहते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, यहाँ बिजली 2 घंटे भी नहीं मिल रही है। पहले उसकी बात करें। रही बात जिला की, तो जिला तो उनको घोषणा करना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, जब वो आएंगे तब भी कहूँगा कि जिला की घोषणा वो करके जाएं और उन्हें करके जाना पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है। मऊगंज की जनता लड़ना जानती है और लड़ करके उनसे जिला बनवा लेगी। ये दुर्भाग्य है कि थोड़ा बहुत लेट हो रहा है। आपसी रंजिश में 30 जानवरों को मिली मौत। आपसी दुश्मनी के कारण जानवरों को दे दिया जहर। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बसोर बस्ती में एक के बाद 30 जानवरों की अकाल मौत हो गई। चिकित्सकों के द्वारा जब पीएम किया गया तो पता चला कि जहर खाने के कारण जानवरों की मौत हुई है। इस पूरी घटना को लेकर फरियादी के द्वारा विश्वविद्यालय थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पूरे घटना के संबंध में फरियादी लल्लू बसोर द्वारा बताया गया कि उसके पड़ोस में ही रहने वाले एक कबाड़ व्यापारी से उनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने उसके जानवरों को जहर देकर मार दिया। घटना की शिकायत विश्वविद्यालय थाने में नामजद की गई है। फरियादी की माने तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। घटना के संबंध में प्रस्तुत है फरियादी लल्लू से प्राप्त जानकारी के अंश। ये जो बाउंड्री डिवीजन है वो का उठा रे? हाँ, वहीं का घर में आ लिया है रे। क्या नाम आपका? हमारा लल्लू नाम। ये क्या मतलब कितने जानवर मर गए, कैसे मर गए, पता है आपको? हाँ, जहर देकर 30 जानवर मरे, छोटे बड़े मिला के। कितने का नुकसान हुआ होगा? ये नुकसान तो हमारा 1.5 से ऊपर है, 1.5 लाख के ऊपर। ये कैसे मर गए, कुछ पता है? जहर देकर हमारे दुश्मन की हम देखा है, आँखी से देखें। कौन दिया है? ये नाम बताएंगे, 5 आदमी 6 आदमी हैं उसमें। यही के बस्ती के? बस्ती के हैं सर। सन्नी लाल, रमेश, कहा गोलू, नरेश, मुकेश, जद्दू, 6 आदमी धमकी दिए हैं कि हम तो जान मार डालब और तुरे जानवर का एक ठेना बची जहर दे देंगे। रिपोर्ट किए हैं आप? जी करे हैं। नाम लिखवाए उसमें इनका? हाँ, पूरा लिखा है नाम। क्या किया अभी तक? पुलिस नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं। पोस्टमार्टम भा है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने क्या कहा? गया हुआ से नहीं, बिछिया से बेउबे नहीं भेज। पोस्टमार्टम कई रिपोर्ट नहीं भेजी, जो करी हो का कही। इतनी बड़ी परेशानी, हमें रास्ता नहीं निकल पाई था। हम लोग उधर ही है, मेहरियन के बिटियन का इंजाम बोलते हैं कि हम तुमको पकड़ के एक कुकर्म करेंगे, मादर चोरी भरे न रहे तो गए। ऐसी ऐसी बात हमारे पर उसमें यहाँ आया। रात दिन के मेघते हैं, ज़बरदस्ती उनके पास है। मान ली कुछ कहे लायक नहीं, यहाँ सोची थी कि क्या करिए। अब पुलिस यहाँ रिपोर्ट भगा देती कि चलो हटो हटो, ये काम करते हैं। सर, आपसे निवेदन यह है कि हमार पैरवी सुनिए आप लोग। उत्तर प्रदेश से भाड़े पर लाई गई पिकअप वाहन को लूट ले गए बदमाश। नशीला पदार्थ खिलाकर चालक को किया बेहोश, फरियादी पहुंचे थाने। आपको बता दें कि प्रयागराज से एक बोलेरो पिकअप वाहन यूपी 70 JT 0194 भाड़े पर रीवा लाने के बाद आरोपी वाहन को लेकर फरार हो गए। वाहन चालक ही वाहन मालिक भी था, जिसे नशीला पदार्थ खिलाकर आरोपियों ने रेवांचल बस स्टैंड में बेहोश कर दिया। होश में आने के बाद फरियादी पहुंचे थाने। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए फरियादी के भाई शहबाज खान निवासी झूसी प्रयागराज ने बताया कि उसका छोटा भाई हसीब खान गाड़ी चलाता है, जिसे कल एक व्यक्ति के द्वारा रीवा से घरेलू सामान उठाकर इलाहाबाद जाने के लिए वाहन को बुक किया था। रीवा के रेवांचल बस स्टैंड में पहुंचने के बाद आरोपी ने चालक को नाश्ता दिया, जिसे खाने के बाद चालक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसका वाहन गायब था। इस पूरी घटना के दौरान फरियादी के भाई शाहबाज के द्वारा जब फोन लगाया गया तो हसीब का फोन स्विच ऑफ आने लगा। शंका होने पर फरियादी का भाई भी रीवा आ गया, जहां उसे घटना के संबंध में जानकारी हुई। इसके बाद फरियादी व उसके भाई ने मिलकर गाड़ी की तलाश की तो कटनी के टोल नाके से गाड़ी निकल चुकी थी, जिसके बाद दोनों वहां से वापस आ गए और घटना की शिकायत के लिए
सिविल 9 थाने पहुंचे। घटना के संबंध में प्रस्तुत है पीड़ित एवं उसके भाई से प्राप्त जानकारी के अंश। कौन बोला, कहाँ पे बोला? वही जो पुराना स्टैंड है ना, वही गाड़ी खड़ी करा दिया, बोला कि घंटा लोड कराएंगे। क्या लोड करना था? ये घरेलू सामान पैक कर रहे हैं, तो आप आराम करिए, खा पी के आराम करिए, हम कुछ खावा नहीं रहेंगे। मालूम ने का खिला दिया समझ में, जो कि भाई हमारे खाली कोई नशा नहीं करते। फिर क्या हुआ? सुबह कब हुई हमको पता नहीं। ये कितने बजे खिलाया था आपको? कितना टाइम रहा होगा? लगभग 3 बजे दोपहर। फिर रात भर कहाँ पड़े रहे आप? हम गाड़ी पास थे, गाड़ी पता नहीं है। होश में सुबह ही आया फिर आपको होश? तो गाड़ी गायब थी, और क्या क्या गायब था? मोबाइल दोनों उठा गए हैं। मोबाइल हमें मिला अभी थाने में। कहाँ पे आप लोड अपलोडिंग करने हैं? सर अभी कोई राहुल टीवी कर गया है, वही मोबाइल दे गया, वही चोर भी है, वही छोड़ के वही मोबाइल दिया राहुल टीवी कोई लड़का है, वही टीवी अभी यहाँ पे क्या हुआ है? जी वही यही छोड़ के भाग गया, वही छोड़ के भाग गया। अभी सर से हम लोग बात हो गया, मुझसे ले लीजिए। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है, मैं इलाहाबाद ज़िले के रहने वाला हूँ। ये अभी क्या घटना हुई है यहाँ? अभी ये घटना हुई कि हमारे भाई कल इलाहाबाद से गाड़ी लेकर चले थे, जी वहाँ के लिए सामान ला दें, हाँ घरेलू सामान बोला ला देंगे, तो वहाँ से सामान आदमी साथ में बैठा, यहाँ आकर उनके मोबाइल सब छीन ली गई, चोरी कर ली गई, और गाड़ी भी इनको भी नशीला पदार्थ पिला करके धकेल दिया गया कहीं, और धकेलने के बाद वो गाड़ी लेकर चला गया। क्या काम करते हैं ये ड्राइवरी करते हैं, इनकी हमारी खुद की गाड़ी है, छोटी वाहन माल वाहन हम लोग वही चलाते हैं। क्या नाम है गाड़ी? मोहम्मद हसीब नाम है उनका, और मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। गाड़ी के नंबर? गाड़ी के नंबर UP 70 JT 0194 बोलेरो पिकअप है। गाड़ी लेके फरार हो गया? गाड़ी लेके फरार हो गया। हम लोग वहाँ कटनी तक के गए थे लगभग में, उसके बाद वो निकल गए, टोल प्लाजा ने बोला भाई इसके आगे जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 3 जिला पड़ेगा इधर पन्ना पड़ेगा, इधर सतना पड़ेगा, सीधा मुंबई चलेगा, ये कहाँ जाओगे? तो हम लोग वहीं से गाड़ी मुड़ा लिए। अभी ये कैसे यहाँ थाने तक पहुँचे? ये थाने तक हम लोग सब लोग यहीं बैठे थे, तो एक बार वो गाड़ी पास आके कंट्रोल रूम के सामने पता नहीं कहाँ से चले, धीरे धीरे चले, हम लोग देखे दौड़ते हुए चले गए, लगा लिए। आप लोग को सूचना कैसे मिली कि ये गायब हो गए हैं गाड़ी? सूचना हमें ऐसे मिली कि 3:16 पर हमसे बात हुई थी घर पर, तो बोले हम कहे कहाँ? हाँ बोले कि हम यहाँ पास पहुँच आए हैं, कहें सब ठीक है। और उसके बाद हम 40 मिनट बाद इनके पास फ़ोन लगाए, इनका मोबाइल स्विच ऑफ लगा रहा था, हम लोग परेशान हो गए। 2 मोबाइल रखते हैं, एंड्रॉयड वाली मोबाइल छोटी बड़ी, इनकी मोबाइल जो है ना बड़ी वाली फ़ोन लगाए, तो एक बंदा उठाया यहाँ रहकर, बोला मैं रीवा से ही बोल रहा हूँ, ये मोबाइल हमने रास्ते में गिरा हुआ पाया है। तो भाई तो मेरे भाई की मोबाइल है, तो बोला कि नहीं मेरे तुम्हारे भाई का है कि किसकी हम नहीं जानते, हम शाम को इसको ले जाकर थाना कोतवाली में, सिटी कोतवाली में जमा कर देंगे, आके तुम अपना ले लेना। तो अपना नाम पता एक पेपर पे लिख के दिया था, जमा कर दिया। हम लोग रात में आए। यहाँ पे किसके यहाँ कुछ माल उतारना था या कहाँ से लोड करना था कुछ? इलाहाबाद से चले थे, यहाँ जो है थाना भी बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड, यहीं से लादना था, यहीं पास गाड़ी आई थी, यहाँ तक गाड़ी आ चुकी थी, हमें पूरी कंट्रोल थी कि पूरी गाड़ी यहाँ आ चुकी है, 3 बजे तक हमें पहुँचा। अब उस नंबर में फ़ोन लग रहा है जिसका माल लेना? वो नंबर 75 वाला नंबर जो है, छोटी वाली मोबाइल, उनको मोबाइल हेरा गई है, वो मोबाइल उनकी चोरी हो गई है। 2 मोबाइल चोरी हो गए, एक मोबाइल तो मिल गया, एक मोबाइल छोटी वाली नहीं, जिससे पूरा उनका चलता है ना, वो मोबाइल चोरी हो गई। अब कैसी स्थिति है? ठीक है, अब ठीक क्या वही देखिए बैठे हैं, देख लीजिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।